हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल साइड चेन। राइट, लास्ट क्लास में हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तक पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह। ओके, अब यहाँ पे हम साइड चेन की जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पढ़ेंगे एल्काइल साइड चेन की। राइट, एल्काइल साइड चेन की। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दी हुई है, दिख रहा है। ओके, बेसिकली क्या लेते हैं हम यहाँ पे टोलुइन लेते हैं। टोलुइन ये जो है ना हमारा CH3 ग्रुप है, वो क्या हमारा साइड चेन की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं। हमें यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाना है, तो बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे होगा। हेलोजिनेशन करवा रहे हैं हम प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में टोलुइन का जो हेलोजिनेशन है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन द्वारा या फ्री रेडिकल मेथड द्वारा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसा कि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, तो इतना डिटेल में इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यूनिट 3 में भी हमने अच्छे से पढ़ा है हेलोजिनेशन वगैरह। राइट, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम कि इस CH3 का जो ये CH3 है, यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे हमने कहा सब्स्टिट्यूशन, तो एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा। ओके, और जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक Cl तो यहाँ चला जाएगा, और ये जो Cl2 है, ठीक है, एक Cl जो है उस हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना देगा और वो HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा एक मॉलिक्यूल। राइट, ओके, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये इस तरह से हमारा बेंजील क्लोराइड बन जाता है। हमने ये ग्रुप्स बेंजील, बेंजिल, बेंजो, ये सारा इस यूनिट की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये जो बेंजील क्लोराइड बनता है, अगेन इसका हेलोजिनेशन होता है प्रकाश की उपस्थिति में, और ये जो है ओके, ये जो है यहाँ पे हेलोजिनेशन अगेन होगा। यहाँ पे ये Cl ग्रुप जो है वापस से इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, और निकलेगा कैसे, बेसिकली यहाँ पे देखो क्या होता है कि वैसे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसकी, डोंट वरी। ठीक है, ये यहाँ पे H है और ये Cl लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या होता है ना, ये इस तरह से निकल जाता है, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है और यहाँ से एक रेडिकल जो है वो निकल जाता है और इस पे आ जाता है एक रेडिकल। तो अगेन जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ से जो है ये वापस से इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो एक क्लोराइड रेडिकल ही होगा, एक क्लोराइड रेडिकल ही होगा, तो ये क्लोराइड रेडिकल आके इस कार्बन से जुड़ जाता है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन जुड़ के जो है वो कार्बन क्लोराइड बॉन्ड बना देता है, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन पर ये जो रेडिकल रिलीज हुआ है वो क्या करता है, इस वाले क्लोराइड एटम के साथ जो है मिलके बॉन्ड बना के HCl बना देता है ना। ठीक है, इजी है। तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। तो यहाँ बेसिकली एक एक करके सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। पहले ये हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, क्लोराइड लगा, फिर यहाँ पे ये हमारा बन गया बेंजिल क्लोराइड, इसमें भी अभी तक एक हाइड्रोजन है, ये भी जो है वो इस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, और उसकी जगह क्या लग जाएगा, क्लोराइड एटम लग जाएगा यहाँ पे। तो ये फाइनली जो है CCl3 बन जाता है यहाँ पे बेंजीन रिंग पे, जो कि आपका क्या कहलाता है, बेंजो क्लोराइड कहलाता है। राइट, ओके, तो यहाँ पे अभी हम जो नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं वो यही है, हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेसिकली कि इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि आपकी क्या होगी यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। सबसे पहले देखते हैं हम चेन इनिशिएशन स्टेप। राइट, पहला स्टेप देखते हैं हम चेन, ओके, चेन इनिशिएशन स्टेप यानी श्रृंखला प्रारंभन पद, इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। राइट, ओके, तो यहाँ पे चेन इनिशिएशन स्टेप में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ना आपका क्लोराइड जो है, ये क्लोरीन गैस जो है वो क्या करती है, एक फोटोन को ग्रहण करती है, और प्रोटोन के ग्रहण करने से इसके क्लोराइड गैस में जो है होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और यहाँ से दो रेडिकल क्लोराइड के बन जाते हैं। राइट, फिर जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप होता है आपका श्रृंखला प्रवर्धन पद, या फिर आप कहेंगे चेन प्रोपगेशन स्टेप।
चेन प्रोपगेशन स्टेप। ओके, चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है बेसिकली, पहले आपके दो इम्पोर्टेंट स्टेप है वही बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है ये आपका CH3, आपने क्या लिया है, टोलुइन है, ये हमारा टोलुइन ही है, C6H5 में CH3 लगा हुआ है, राइट। तो ये टोलुइन हमने इस तरह से लिखा है। यहाँ से जो रेडिकल बना वो यहाँ आया, और जैसा कि मैंने बताया था ये क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, तो पीछे बचे दो, और यहाँ से ये क्या बन जाता है, फिर रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। अभी ये क्लोराइड लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से जो रेडिकल आया है ना वो क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से ये HCl तो निकल जाएगा, पर इस पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, राइट। पर हमारे मिक्सचर में क्योंकि बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, तो नेक्स्ट क्लोरीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, और जैसे ही एक तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो रिएक्ट कर लेगा यहाँ पे इस रेडिकल के साथ, पर एक जो है वो रेडिकल यहाँ से फ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा C6H5 CH2Cr, और ये रेडिकल एक फ्री हो गया यहाँ से। ओके फाइन। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे C6। अब जैसा कि स्टेप में कहा गया है प्रोपगेशन स्टेप, तो ये स्टेप्स ही रिपीट होंगे, ठीक है। एक एक करके हाइड्रोजन्स जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे क्लोराइड से। ये हमारा बना था बेंजील क्लोराइड। अगेन क्या है, क्योंकि हमारे पास रेडिकल है तो वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। रेडिकल का काम क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन कर लेगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अगेन C6H5 CH रेडिकल Cl प्लस, यहाँ पे Cl2 आएगा, अगेन नया मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका C6H5 CHCl2, क्योंकि एक Cl तो ऑलरेडी लगा हुआ था। अगेन यहाँ पे Cl रेडिकल बना, क्योंकि यहाँ से एक Cl तो लग गया, एक Cl का रेडिकल बन गया। ओके, ये C6H5 CH Cl2 और ये रेडिकल Cl, ये वापस से एक्सट्रैक्शन करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होने के बाद कार्बन पे आ जाएगा एक रेडिकल, और ये Cl2, ओके। और अगेन यहाँ पे C6H5 CH Cl2 CCl2 रेडिकल प्लस Cl2 C6H5 C, यहाँ से एक वापस से क्या निकला, Cl3, और ये रेडिकल। तो और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इन रेडिकल्स को यूज करके रिएक्ट होंगे। तो ये पूरे स्टेप क्या है, आपके चेन प्रोपगेशन स्टेप है। थर्ड जो स्टेप होता है यहाँ पे, वो स्टेप होगा आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप यानी कि श्रृंखला समापन पद, ठीक है। तो लास्ट में आपके पास जितने भी आपके मिक्सचर में रेडिकल होंगे, चाहे वो क्लोराइड के रेडिकल है तो आपस में क्लोराइड के रेडिकल मिलके Cl2 गैस का फॉर्मेशन कर देंगे, ओके। और दूसरे भी रेडिकल है, जैसे कि बेंजील के रेडिकल है यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि ये रेडिकल बने हुए थे, ये आपस में क्या कर देंगे, ये आपस में रिएक्ट करके, ये आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरह की जो है हमें स्ट्रक्चर देंगे CH2C6H5, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर देंगे, राइट। अब ये तो हो गई फ्री रेडिकल रिएक्शन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल साइड चेन। साइड चेन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, पर बेसिकली यहाँ पे जो रेडिकल फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से हो पाता है, उसका रीजन है कि जो भी यहाँ पे रेडिकल बनता है वो स्टेबल होता है,
जो भी यहाँ पे रेडिकल बनता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, वो रेजोनेंस के थ्रू खुद को स्टेबल करता है। तो उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, तो वो देखते हैं हम यहाँ पे कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजील रेडिकल। देखो क्या है कि अब फ्री रेडिकल रिएक्शन से फ्री रेडिकल मेथड से रिएक्शन होना तभी पॉसिबल है ना जब वो फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। अगर फ्री रेडिकल अब बन भी गया पर वो स्टेबल नहीं है तो उस केस में रिएक्शन आप कैसे करवा सकते हो। तो उसकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए यहाँ पे जो है उसके फेवर में यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई गई कि देखो ये जो हमारा फर्स्ट इनिशियली जो बेंजील बना था रेडिकल, असल में ये क्या होता है, स्टेबल होता है। किस वजह से, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है इस तरह से। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी गई CH2, ओके। और यहाँ पे ये हमारा अगेन राइट, इस तरह से यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर्स बन जाती है बेसिकली, ये CH2, ओके। अगेन यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2, ओके। देन अगेन यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से इस तरह, राइट, और ये बन जाएगा CH, अगेन इस पे रेडिकल आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है बेसिकली, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। जो भी हमारा इनिशियल जो बनता है फ्री रेडिकल, ओके, ये वाला, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है और जिस वजह से ही जो है इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन का होना पॉसिबल हो पाता है, ओके। तो ये थी फ्री रेडिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अभी अल्फा हैलोजिनेशन की। फ्री रेडिकल रिएक्शन तो हमने करवाई है पर अलग अलग केस में, जैसे कि हमने, आपको याद हो तो यूनिट 3 में पढ़ा था, है ना, कि क्लोराइड और क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन करवा रहे थे। फिर उसमें हमने जो है उनके सारे रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी वाले फैक्टर्स देखते, वो यहाँ पे भी देखेंगे हम एक रिएक्शन में, ठीक है। बदला नहीं है कुछ भी, वही बात है जो हमने पढ़ा था, बस यहाँ पे साइड चेन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से जो अल्फा प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा यहाँ पे और रीज़न क्या है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा हेलोजनीकरण, ओके। क्लोरिनेशन भी देखेंगे, ब्रोमिनेशन भी देखेंगे, फिर देखेंगे कि प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है ना उस पे उनकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का क्या इफेक्ट, सेलेक्टिविटी, सॉरी, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे यूनिट 3 में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जो ब्रोमीन की जो सेलेक्टिविटी होती है, ओके, वो बहुत अच्छी होती है पर रिएक्टिविटी कम होती है। वो तो हमने पढ़ाई था कि जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उनकी सेलेक्टिविटी कम होगी और जिनकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब ये क्या होता है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप चाहो तो वापस से जाके आप एक बार रिवाइज कर लेना। बहुत बड़ा टॉपिक था, हमने अच्छे से किया है उसको एक एक करके, ठीक है। अभी हम यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे वापस से, अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे किस तरह से रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी यहाँ पे होने से प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे अफेक्ट पड़ता है, जो कि हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, फाइन, ओके। तो ये तो हो गया क्लोरिनेशन की बात। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अल्फा प्रोडक्ट ब्रोमिनेशन के केस में बना हो तो वो किस तरीके से बनेगा।
ओके, Br CH3 अब थोड़ा सा याद करना आप दिमाग में, और नहीं याद आ रहा हो तो प्लीज वापस जाके रिवाइज करना 3rd यूनिट से रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी वाला टॉपिक, ठीक है। अल्फा हेलोजिनेशन, अब देखो क्या है, बेसिकली हम क्लोरीनेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ग्रुप यहाँ तो लगाया था फिर यहाँ क्यों लगाया था। पहले भी बताया हुआ है कि अगर कोई दूसरा ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो बेंजीन के 6 कार्बन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। आप कहीं पे भी ग्रुप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी ये वाला सेम जो है उठा करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है दूसरा तो, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरीनेशन हमने क्या करवाया है। यहाँ पे जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे कि ये वाला कार्बन क्या कहलाता है, ये वाला अल्फा कार्बन होता है और ये हमारा क्या है, बीटा कार्बन है, ये क्या है, बीटा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये है अल्फा और ये है हमारा बीटा कार्बन, राइट। यहाँ पे भी अल्फा बीटा। तो यहाँ पे बेसिकली हम अल्फा हेलोजिनेशन करवाते हैं। अल्फा हेलोजिनेशन करवाने का मतलब यह नहीं है, हम क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करवाएंगे ना, तो ये जो साइड चेन है, ये वाली जो साइड चेन है, इस पे क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 तरह के प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो है कि इसके बीटा कार्बन पे जाके क्लोराइड लग जाए, ठीक है, और दूसरा है कि यहाँ पे इसके अल्फा कार्बन पे जाके क्लोराइड लग जाए। तो जब अल्फा कार्बन पे लगता है तो बेसिकली अल्फा जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बनता है बीटा से। साइड चेन पर यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में जो अल्फा प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा बनता है बीटा से। क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से जो ब्रोमिनेशन का केस होगा उसमें भी बनता तो अल्फा ही ज्यादा है। क्या, ब्रोमिनेशन के केस में भी बनता तो अल्फा ही ज्यादा है, ये बनता है 99% और बीटा कम ही बनता है 1%। पर यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे कि हो तो दोनों ही क्या रहा है, हेलोजिनेशन ही तो हो रहा है। तो ये 91 और ये 99 क्यों, इतना ज्यादा क्यों? तो हमने पढ़ा था कि क्योंकि क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं कर पाता एक पोजीशन पूरी तरीके से, बहुत अच्छे से वो एक पोजीशन सेलेक्ट नहीं कर पाता। वो इधर भी रिएक्ट कर लेता है, इधर भी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे, हालांकि यहाँ तो फिर भी जो साइड चेन के अल्फा बीटा का केस है इसलिए देखने को ज्यादा मिलता है, अदरवाइज तो 55-45 का रेशियो देखने को मिलता है, यानी कि बहुत कम सेलेक्टिव है। रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं कर पाता। इतनी रिएक्टिव है कि वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाता कि मैं इस पे भी अटैक कर लूँ, उस पे भी अटैक कर लूँ। उस केस में जो है वो रेशियो आपको इस तरह का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है इसलिए 91 ही मिलेगा और ये 9% मिल जाता है। बट ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो सेलेक्ट कर लेता है अपनी पोजीशन को, क्योंकि वो हर किसी के साथ रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, हर किसी के साथ रिएक्ट आसानी से नहीं कर पाता। तो क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है इसलिए ये 90% सेलेक्टिव है अल्फा पोजीशन के लिए और सिर्फ 1% ही ये बीटा पोजीशन पे अटैक कर पाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये था अल्फा हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन का केस और क्लोरीनेशन का केस कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आपको परसेंटेज देखने को मिलता है कि कौन कितना प्रोडक्ट देगा। ओके, अब एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है कि जब मैं बात करती हूँ एरीज का केस आता है, जैसे कि यहाँ पे ये बेंजीन वाला केस, मैंने टोलुइन लिया ये वाला, ठीक है, और दूसरा मैं कहती हूँ एल्केन वाला केस, यानी कि ये मैंने CH4 लिया। ओके, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन के निकलने के लिए या फिर CH बॉन्ड का जो विघटन है या डिसोसिएशन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, किसके केस में, फर्स्ट वाले केस में
CH बॉन्ड यानी कि ये अगर टूटे यहाँ से, ये इस तरह से ये निकल जाए, क्योंकि जब निकलेगा तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो इसके निकलने के लिए क्या होना पड़ेगा, CH बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। तो डिसोसिएशन एनर्जी बेसिकली कितनी होती है CH बॉन्ड की टोलुइन के केस में, वो होती है 85 किलो कैलोरी पर मोल, 85 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है। और यहाँ पे CH4 के केस में जो CH बॉन्ड का जो विघटन होगा या डिसोसिएशन होगा, उसके लिए एनर्जी कितनी होती है, 104 किलो कैलोरी पर मोल, 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो रिएक्शन कहाँ ज्यादा होगी, रिएक्शन होगी जहाँ एनर्जी कम लग रही है टूटने के लिए, यानी कि यहाँ पे आसानी से रिएक्शन हो सकती है। ओके, यहाँ पे क्या आसानी से रिएक्शन हो सकती है। साथ ही इस बॉन्ड के टूटने से जो रेडिकल बना है वो भी स्टेबल होगा, वो भी स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CH4। क्लियर है, ठीक है। और ये देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है पूरा यहाँ पे 19 किलो कैलोरी पर मोल का। तो हमारा जो बेंजील है, ओके, वो कितनी ऊर्जा के साथ स्टेबिलिटी गेन करता है, 19 किलो कैलोरी पर मोल, उसकी ऊर्जा के साथ ये स्टेबिलिटी गेन करता है। क्लियर इतना, ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से जो नॉर्मल एल्केन्स है उनके CH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है, और जो एरीन्स वाले केस हैं उनमें CH बॉन्ड की जो है वो स्टेबिलिटी कितनी होती है, और स्टेबिलिटी के बेस पे भी हम पता कर सकते हैं कि किसमें रिएक्शन आसानी से होना पॉसिबल है, यहाँ पे साइड चेन पर, राइट। तो ये था आपका हैलोजिनेशन का केस, राइट। बाकी नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, राइट। ओके, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं।